नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 7 ह्रास, प्रावधान एवं संचय। इस अध्याय के 2 भाग पहले किए जा चुके हैं और उन भागों में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन को लगाने की कई विधि होती हैं, जिसमें से एक विधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरी विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्न है। मेसर्स डालमिया टेक्सटाइल मिल्स ने 1 अप्रैल 2001 को मेसर्स आहूजा एंड सन से 2 लाख रुपए की मशीन उधार एवं 10,000 रुपये इसकी स्थापना पर खर्च किए। विद्यार्थियों, मशीन उधार पे खरीदी जाए या नगद में, मशीन को खरीदा गया, सिर्फ यही महत्वपूर्ण है। उसकी आपने रकम का भुगतान किया या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लिखा है मशीन को 2 लाख में खरीदा गया और 10,000 रुपये उसकी स्थापना पे खर्च किए गए। पिछले भागों में आप यह सीख चुके हैं कि मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, जो स्थापना से जुड़ा हुआ खर्चा या कोई भी दूसरा खर्चा, आपकी मशीन की कीमत को ही जुड़ जाता है। ह्रास 10% वार्षिक दर से, डेप्रिसिएशन 10% की दर से क्रमागत आधार पर लगना है। यह है डेप्रिसिएशन को लगाने की दूसरी विधि। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको इस विधि के बारे में बता दूं। क्रमागत विधि, जिसको हम अंग्रेजी में रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं। मान लीजिए कोई मशीन 10,000 रुपये की खरीदी गई और 10% की दर के हिसाब से वार्षिक ह्रास मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये हुआ। परंतु अगले साल यह मशीन घट के 9,000 की रह गई। अब अगले वर्ष जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वह होगा 9,000 का 10% अर्थात 900 रुपये। सीधी रेखा पद्धति आपके डेप्रिसिएशन को साल दर साल समान रखती थी। 1,000 पहले साल पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। परंतु यह विधि आपको हर वर्ष घटा हुआ डेप्रिसिएशन दिखाएगी। जैसे कि पहले साल 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगने के बाद मशीन की कीमत घट के 9,000 रह गई और उसके बाद 9,000 पे 10% 900 रुपये। अगर हम तीसरे साल की बात करें तो 8100 रुपये, मतलब 9,000 में से 900 रुपये घट जाने के बाद मशीन की कीमत 8100 रुपया रह गई। अब इसके ऊपर 10% 810। आप देख सकते हैं वर्ष दर वर्ष आपका डेप्रिसिएशन का जो भी योग है वह कम होता जा रहा है। तो यही है क्रमागत विधि। तो चलिए प्रश्न को वापस शुरू करें। एक मशीन जो 2 लाख रुपए की खरीदी गई, जिसके ऊपर 10,000 रुपये और खर्च किए गए उसकी स्थापना के लिए। उसके बाद 10% वार्षिक दर क्रमागत आधार पर डेप्रिसिएशन लगाना है और आपसे बोला गया है कि 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार करो। प्रश्न का उद्देश्य आपको क्रमागत विधि को सिखाना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 3 साल का मशीन खाता तैयार करना है और आपका वर्ष 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डालमिया टेक्सटाइल मिल्स की पुस्तकों में मशीन खाता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट से खाता बढ़ेगा और क्रेडिट से खाता कम होगा। चलिए सबसे पहले आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी स्थापना पे खर्च करें। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि मशीन उधार पे खरीदी गई है तो विवरण में आहूजा एंड सन्स का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यह आपने उधार पे खरीदी है। यदि आप इसका भुगतान कर चुके होते तो विवरण में बैंक या नगद नाम से कुछ दिया हुआ होता। और क्योंकि आपने स्थापना की जो भी खर्चे हैं उनका भुगतान कर दिया है, इस कारण से यहाँ बैंक लिखा है।
और प्रश्न में मशीन को बेचने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले भागों में यह पढ़ाया था कि मशीन पे डेप्रिसिएशन कब कब लगता है। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है या तो वर्ष के अंत में, या अगर मशीन बिक जाए तब। इस प्रश्न में मशीन को बेचने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा और डेप्रिसिएशन लगेगा वर्ष के अंत में, और वर्ष का अंत आता है 31 मार्च को। मशीन की कुल कीमत हुई 2,10,000 और 2,10,000 का 10% 21,000। क्रेडिट साइड विवरण 21,000। 2,10,000 में से गए 21,000, 1,89,000 बचा शेष। यह बना मशीन खाते में पहला वर्ष, और हम जान चुके थे पहले ही कि जो भी शेष इस साल के अंत में है वही शेष अगले साल की शुरुआत करेगा। देखिए, शेष 1,89,000 31 मार्च 2002, 1 अप्रैल को वही शेष आपको नए वर्ष की शुरुआत करने में सहायता करेगा। अब देखते हैं क्या इस वर्ष कोई मशीन बिकी, तो जवाब है नहीं। अगर मशीन नहीं बिकी तो इसका मतलब साल के अंत में उसी तरह से आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन विद्यार्थियों, यह ध्यान रहे कि आप इस बार डेप्रिसिएशन क्रमागत विधि से लगाने वाले हैं, और क्रमागत विधि हमें यह सिखाती है कि डेप्रिसिएशन मशीन की घटी हुई कीमत पे लगेगा, और मशीन की घटी हुई कीमत 1,89,000 है। तो इस 1,89,000 का 10% 18,900 है। यदि हम सीधी रेखा पद्धति की बात करते तो यह डेप्रिसिएशन 21,000 रुपये ही लगता, परंतु यहां विधि बदल गई है, और विधि का नाम है क्रमागत विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो देखिए, घटी हुई कीमत 1,89,000, उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन 18,900 रुपये, और 1,89,000 में से 18,900 को घटाने पे हमें जो शेष मिला वह बचता है 1,70,100 रुपये, और इस तरह 2 साल का मशीन खाता पूरा होता है। परंतु प्रश्न ने आपसे मांगा है कि 3 वर्ष का खाता बनाइए। तो 2 वर्ष खत्म होने के पश्चात आपके मशीन खाते में जो शेष है वह है 1,70,100 रुपये। तो देखिए, तीसरे वर्ष का खाता किस तरह से बनेगा। पिछले वर्ष का शेष 1,70,100, और क्रमागत विधि के हिसाब से शेष राशि पे ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। 1,70,100 का 10% 17,010 रुपये। यह मशीन घटने के बाद कितनी बचनी चाहिए? 1,53,090 रुपये। तो इस तरह आप 3 साल का मशीन खाता क्रमागत विधि से बना चुके हैं, और यह हुआ प्रश्न समाप्त। मान लीजिए इसी प्रश्न में यदि आप कोई और मशीन खरीद लें, या पिछले किसी भी प्रश्न में आपने यदि साल के दौरान कोई भी मशीन खरीदी, तो ध्यान रखिए, मशीन को खरीदना मतलब डेबिट साइड में प्रविष्टि कर देना, एंट्री कर देना। डेबिट से मशीन बढ़ जाएगी, और यदि आपने कोई मशीन बेच दी तो आप मशीन को बेचने की एंट्री क्रेडिट साइड पर करेंगे, और यदि मशीन बेचकर आपको कोई लाभ हुआ, लाभ मतलब मशीन में बढ़ोतरी, तो वह डेबिट साइड पे लिख दी जाएगी। और यदि मशीन बेचकर
आपको किसी तरीके की कोई हानि हो जाए तो वह मशीन के क्रेडिट साइड पर लिख दी जाएगी। इस तरह आप मशीन को बेच सकेंगे। यह होती है मशीन को खरीदने और बेचने की प्रविष्टि मशीन खातों में। तो अब इसी अध्याय के भाग 2 प्रावधान एवं संचय देखिए। कुछ खर्चे, हानियां वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं क्योंकि यह व्यय अभी किए नहीं गए हैं, इसलिए इनकी राशि सुनिश्चित नहीं है। सही शुद्ध लाभ निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को जो उधार विक्रय करता है उसे पता है कि चालू वर्ष के कुछ देनदार या तो कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे या आंशिक भुगतान करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यापारी अपनी सेल उधार पर करे, तो जब हम उधार पे कोई सेल करते हैं, विक्रय, तो इस बात की बहुत सारी संभावना है कि उसमें से या तो कुछ पैसा डूब जाएगा या कुछ पैसा ही आएगा। तो इस तरह का नुकसान होना एक व्यापार में बहुत ही ज़्यादा आम बात है। तो इस तरह के खर्चों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन यह खर्चे कितने होंगे यह जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे खर्चे होंगे यह निश्चित है। तो ऐसे खर्चों के लिए हमारे लेखा शास्त्र में प्रावधान बनाए जाते हैं। सतर्कता एवं रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार सही एवं उचित लाभ हानि की गणना के लिए देखिए, आपको यदि किसी ऐसे खर्चे का अनुमान है, आपको ऐसी संभावना दिखाई देती है कि ऐसा कोई नुकसान या खर्चा भविष्य में हो सकता है, तो आपको इस तरीके के खर्चों को अपनी किताबों में ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि तभी आप सही लाभ बता पाएंगे। और जो भी आपके उपयोगकर्ता हैं वह भी इस बात में पूरी रुचि रखते हैं कि आपके आने वाले भविष्य में क्या कोई इस तरीके का नुकसान या खर्चा होने वाला है या नहीं। इसलिए व्यापारी देनदारों से वसूली के समय संभावित हानि से बचाव के लिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करता है। देखिए, इसीलिए आप अपने सभी डेटर से मिलने वाली रकम में से कुछ पैसा घटा कर ही अपनी पुस्तकों में दिखाते हैं, ताकि यह साफ हो सके कि हां, इतना नुकसान हो सकता है। इसी चीज के लिए प्रावधान बनाया जाता है। यह प्रावधान हमारी पुस्तकों में ठीक उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह आपका कोई आम खर्चा जैसे किराया, वेतन या कोई भाड़ा इत्यादि, ठीक उसी तरीके से इसको भी पुस्तकों में लिखा जाएगा। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि खर्चा यदि भविष्य में होना है तो आपको उसकी गणना आज ही करनी पड़ती है। परंतु याद रहे, अगर आपको कुछ ऐसा अनुमान है यदि भविष्य में आपको कोई फायदा होने वाला है, तो उसकी गणना करना हम लेखा शास्त्र में नहीं सिखाते। प्रावधान सिर्फ और सिर्फ नुकसान और खर्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि कोई फायदा होने वाला है तो आप उसको तभी लिखिए जब वह हो जाए। तो हम इसका निचोड़ यह निकालते हैं कि प्रावधान सिर्फ और सिर्फ खर्चों और नुकसान के लिए बनाया जाएगा, जिसके उदाहरण कुछ इस तरह हैं। डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान,
डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, कर के लिए प्रावधान, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान। यह सब प्रावधान खर्चों के लिए बनाए गए हैं। अब देखते हैं प्रावधानों का लेखांकन, इनको लिखा कैसे जाता है। सभी प्रकार के प्रावधानों का लेखांकन लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए यह संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लेखांकन व्यवहार का उदाहरण स्वरूप समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक उदाहरण यह आपके सामने। मान लीजिए आपके कुल देनदार 68,000 रुपये हैं, डेटर्स। अतिरिक्त सूचना यह है कि डूबत ऋण जिनका लेखा नहीं किया गया 8,000 रुपये हैं, मतलब 68,000 में से 8,000 रुपये के डेटर्स भाग चुके, वह अब आपका पैसा नहीं देंगे और इनके डूब जाने के बाद आप यह अनुमान लगाते हैं कि 10% देनदार और डूब सकते हैं। तो देखते हैं हमारी पुस्तकों में इसकी प्रविष्टि किस तरह से होगी। जर्नल में, रोजनामचे में सबसे पहले जो 8,000 रुपये के देनदार चले गए, उसकी प्रविष्टि कैसे होगी। अशुद्ध ऋण खाता 8,000, मतलब बैड डेट अकाउंट डेबिट, देनदार खाते से टू डेटर्स अकाउंट। उसके बाद आपने देखा कि 10% और ऋण जा सकता है, डूब सकता है। और आप लोगों को यह भी ज्ञात है कि सभी खर्चे साल के अंत में, वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में पहुंचा दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं। ये जो 8,000 रुपये बैड डेट हुए, यह एक खर्चा है, तो यह खर्चा लाभ हानि खाते के डेबिट में पहुंचा दिया जाना चाहिए। तो लाभ हानि खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता क्रेडिट। खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब ठीक इसी तरह आपको अनुमान है कि 68,000 में से 8,000 के देनदार डूब जाने के बाद 60,000 के देनदार बचे। अब इसमें से 10% और डूब सकते हैं, तो 60,000 का 10% है 6,000। अब यह 6,000 भी एक खर्चा है। जैसे कि मैंने बताया, प्रावधान भी एक तरीके से हमारे व्यापार के लिए खर्चों जैसा ही है। जिस तरह आपके पास जो भी पैसा बैड डेट हुआ, आपने कहां पहुंचा दिया, आपने उसे लाभ व हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पहुंचा दिया। तो अब आप इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पहुंचा दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लाभ व हानि खाता डेबिट, और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। तो कुछ इस तरह हम प्रावधान की प्रविष्टि लेखा शास्त्र में किया करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं संचय। देखिए, संचय पूरी तरह से प्रावधान से अलग है। चलिए सीखते हैं। लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय में संचित किया जा सकता है। इस पहली रेखा ने ही आपको इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि लाभ के एक हिस्से को, प्रॉफिट के एक हिस्से को अलग से जोड़कर रखना संचय है। रिजर्व मतलब लाभ है तो संचय है। परंतु प्रावधान को हमने एक खर्चे की तरह माना।
लाभ हो या ना हो, वह अनुमानित खर्चा या कर्जा है, उसे तो आप लाभ हो या ना हो दोनों ही स्थितियों में बनाते ही बनाते हैं। परंतु यह रिजर्व तभी बनेगा जब आपके पास लाभ हो। इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति जैसे भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। संचय बनाए जाते हैं इसलिए कि आप अपने व्यापार की, आप अपने व्यवसाय की किसी भी भविष्य की ज़रूरत को पूरा कर सकें, जैसे व्यवसाय का विस्तार करना, कर्मचारियों की क्षति को पूर्ति करना। इसके उदाहरण कुछ इस तरह हैं: सामान्य संचय, कर्मचारी क्षति पूरक कोष, निवेश परिवर्तन कोष, पूंजी संचय, लाभांश समीकरण, ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। इन सभी संचयों का अलग अलग इस्तेमाल है। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण और उनका विवरण। एक संचय है सामान्य संचय। सामान्य संचय को जनरल रिजर्व भी कहा जाता है। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख देना और भविष्य में इसके इस्तेमाल को लेकर कोई शर्त नहीं है। किसी भी तरीके की परिस्थिति में इस संचय में से पैसा निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विशिष्ट संचय। विशिष्ट संचय वह संचय होते हैं जिनका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और यदि वह उद्देश्य ना हो तो इस संचय में पैसा वैसे ही रखा रहता है। जैसे लाभांश समीकरण संचय। इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने या समान रखने के लिए किया जाता है। डिविडेंड को बांटने के लिए संचय। आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं और आपने यदि यह लाभांश, डिविडेंड मतलब लाभांश, यदि आप साल दर साल, वर्ष दर वर्ष अपने शेयर होल्डर्स को बराबर लाभांश देना चाहते हैं, परंतु आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट कभी ज़्यादा और कभी कम रहता है, तो आप इस तरह की स्थिति में क्या करेंगे? आप इस संचय में से रखा हुआ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को वर्ष दर वर्ष बराबर बराबर बांट सकते हैं। अगला उदाहरण है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। यह कोष कर्मचारियों को यदि कार्य करते हुए कोई क्षति पहुंच जाए तो उस क्षति की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है और इस कोष में से पैसा तभी निकलेगा जब कभी आपकी फर्म में बदलाव हो या किसी कर्मचारी को चोट पहुंचे। इसी तरीके के और उदाहरण हैं विनियोग परिवर्तनशील कोष, ऋण शोधन संचय, आयगत संचय, पूंजीगत संचय। तो विद्यार्थियों, आपने देखा प्रावधान और संचय में क्या फ़र्क है, प्रावधान कैसे होते हैं, संचय कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पिछले भागों में आपने देखा डेप्रिसिएशन को लगाने के अलग अलग मेथड, मतलब अलग अलग विधि, सीधी रेखा पद्धति या क्रमागत विधि। जो भी प्रश्न हमने करे हैं, इन सभी तरह के प्रश्नों को आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस तरह के सभी प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद।